Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum, dear students. This is Imran sir from FEI. This is our fourth lecture on electoral politics. तो पिछले वीडियो में हमने डिस्कस किया था कि स्टेप्स इन्वॉल्व इन द इलेक्शन प्रोसेस इन इंडिया। लेकिन यहाँ पे अब थोड़ा सा डिस्कशन को आगे बढ़ाते हुए हम यहाँ पे बहुत सारी एलिगेशंस ऐसे सुनते हैं न्यूज़ पेपर्स के ज़रिए या टीवी रिपोर्ट्स के ज़रिए कि इलेक्शन में जो वोटर लिस्ट तैयार होता है उसमें गलत नामों को इंक्लूड किया जाता है और जेन्युइन नामों को एक्सक्लूड किया जाता है। इसके अलावा गवर्नमेंट रूलिंग पार्टी जो होती है वो गलत इस्तेमाल करती है गवर्नमेंट फैसिलिटीज़ का या गवर्नमेंट ऑफिशल्स का। इसके अलावा जो रिच कैंडिडेट्स हैं वो क्या करते हैं, एक्सेसिव यूज़ ऑफ मनी करते हैं। इसके अलावा रिगिंग, माल प्रैक्टिस और फ्रॉड इन इलेक्शंस। तो जब हम इन चीज़ों के बारे में सुनते हैं तो हमारे दिल को काफ़ी ज़्यादा दुख पहुंचता है। इनमें से बहुत सारी एलिगेशन सच भी होती है। अगर आपको याद हो, चैप्टर नंबर फर्स्ट में हमने पढ़ा था कि जिम्बाब्वे में जानू पीएफ एक पॉलिटिकल पार्टी है जो 1980 से कंटिन्यूसली जीतती आई है। वहाँ का जो प्रेसिडेंट है मुगाबी, वो एक फ्रीडम फाइटर था, लेकिन इलेक्शंस में माल प्रैक्टिस या फ्रॉड करके वो इलेक्शंस कंटिन्यूसली वहाँ पे जीतता आया है। इसी तरह से मैक्सिको में 1930 से पीआरआई एक पॉलिटिकल पार्टी है जो कंटिन्यूसली जीतती आई। तो ऐसी बातें जब हम सुनते हैं तो इलेक्शंस पर से भरोसा उठ जाता है। लेकिन आज हम क्या करेंगे, इस चैप्टर में अब जो बाकी टॉपिक है वो डिस्कस करेंगे कि इंडिया में जो इलेक्शंस होते हैं ये कंडक्ट कौन करता है, क्या इन इलेक्शंस का वर्डिक्ट या रिज़ल्ट सभी लोग मानते हैं, तो इसके अलावा चैलेंजेस वगैरह क्या होते हैं इलेक्शंस में, तो ये सभी चीज़ें हम इंशाल्लाह आगे डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहले व्हाट मेक्स एन इलेक्शन इन इंडिया डेमोक्रेटिक। तो सबसे पहले आपको मतलब ये सुनकर बहुत खुशी होगी कि इंडिया में जो इलेक्शंस कंडक्ट करती है वो करती है इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया, जो कि बिल्कुल इंडिपेंडेंट इंस्टीट्यूशन है जैसे कि जुडिशरी होती है। इसका हेड जो होता है वो होता है चीफ इलेक्शन कमिश्नर, जिसको अपॉइंट करता है प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया। इस वक्त का करंट चीफ इलेक्शन कमिश्नर जो है वो है सुनील अरोरा। ये तकरीबन 23rd चीफ इलेक्शन कमिश्नर है, जिसके जो टेन्योर होता है, जिसका जो हम कह सकते हैं 6 साल तक इसका पीरियड रहता है जब तक ये इस पोजीशन पे रहेंगे। इसकी सैलरी होती है तकरीबन 2.5 लाख। और इसके अलावा प्रेसिडेंट 2 और इलेक्शन कमिश्नर्स को अपॉइंट करता है, और वो जो 2 इलेक्शन कमिश्नर्स हैं उनमें से अशोक लवासा और सुशील चंद्रा है इस वक्त इलेक्शन कमिश्नर्स। इसके अलावा अगर हम बात करें, जब प्रेसिडेंट चीफ इलेक्शन कमिश्नर को चुनता है तो उसके बाद चीफ इलेक्शन कमिश्नर आंसरेबल नहीं होता है प्रेसिडेंट या रूलिंग पार्टी का। चाहे वो कोई भी डिसीजन ले तो वो आंसरेबल नहीं होते हैं। इसके अलावा जो भी हम कह सकते हैं डायरेक्शंस इलेक्शंस के दौरान देनी होती है वो इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया ही देती है। कोड ऑफ कंडक्ट अगर कोई वायलेट करता है कोई पॉलिटिकल पार्टी या कोई कैंडिडेट, तो उसको भी सज़ा देगी इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया ही। और इसके अलावा जितने भी ऑफिशल्स मिलिट्री वगैरह अपॉइंट होती है इलेक्शंस के दौरान, तो उन सभी को अपॉइंट उस वक्त करती है इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया। तो बहुत पावरफुल इंस्टीट्यूशन है। तो इससे आपको समझ में आया होगा कि इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया जो है वो एक इंडिपेंडेंट इंस्टीट्यूशन है जो किसी के दबाव में काम नहीं करती है, और इसको हिंदी में निर्वाचन सदन भी कहते हैं। इसके अलावा पॉपुलर पार्टिसिपेशन तो यहाँ पे हम देखते हैं वोटर टर्नआउट। वोटर टर्नआउट का मतलब होता है इट इंडिकेट्स द परसेंटेज ऑफ एलिजिबल वोटर्स हु एक्चुअली कास्ट देयर वोटर्स। तो 18 साल के ऊपर के जो वोटर्स है जो सच में वोट्स डालते हैं उसको बोलते हैं वोटर टर्नआउट। तो इंडिया में हमने क्या देखा है, पिछले कई सालों से यहाँ पे देखने में आया है कि जो वोटर टर्नआउट है वो दिन ब दिन बढ़ता जाता है या सेम है। लेकिन उसके बरअक्स अगर हम यूरोपियन और अमेरिका की कंट्रीज़ की बात करें तो वहाँ पे वोटर टर्नआउट दिन ब दिन घट जाता है, कम होता जा रहा है। तो 1991 से लेकर 2015 तक आपकी बुक में पेज नंबर 48 पे ग्राफ बनाया गया है। उसमें आप देख सकते हैं कि 1991 में 56% वोटर टर्नओवर हुआ था इंडिया में, और 2015 में 66। जबकि यूके में, यूनाइटेड किंगडम या इंग्लैंड में 78% लोगों ने पार्टिसिपेशन की थी इलेक्शन में। लेकिन
2015 में ओनली 66%। तो इससे आपको समझ में आया होगा कि वहाँ पे दिन ब दिन कमी आ रही है। इसके अलावा अगर हम बात करें, इंडिया में ज़्यादातर जो गरीब लोग हैं वही वोट्स वगैरह डालते हैं। जो इलिटरेट है, अनप्रिविलेज्ड है, वो इसलिए डालते हैं कि अगर हमने अच्छी गवर्नमेंट बनाई तो हो सकता है कि हमें अच्छे बेनिफिट्स कल को मिलेंगे। इसके अलावा अगर हम देखें 2004 इलेक्शंस के दौरान हमने देखा कि जो इलेक्शन कैंपेन रिलेटेड एक्टिविटीज़ होती है, इसके अलावा जो पॉलिटिकल पार्टीज़ की एफिलिएशन वगैरह रखते हैं बहुत सारे लोग, तो उनकी परसेंटेज भी काफ़ी ज़्यादा बढ़ चुकी थी। तो इंडिया में जो कॉमन लोग हैं, आम लोग हैं, वो काफ़ी ज़्यादा अटैचमेंट रखना चाहते हैं पॉलिटिकल पार्टीज़ के साथ, लेकिन वेस्टर्न कंट्रीज़ या अमेरिका में ऐसा नहीं है। इसके अलावा अगर हम देखें, ये यहाँ पे तस्वीर एक है बैलेट बॉक्स की। तो पहले बैलेट बॉक्स का इस्तेमाल होता था इलेक्शंस में, लेकिन आज इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन्स का इस्तेमाल होता है। तो यहाँ पे हम आगे पढ़ेंगे एक्सेप्टेंस ऑफ इलेक्शन आउटकम, कि जो इलेक्शंस यहाँ पे होते हैं उनका रिज़ल्ट क्या जो अपोजिशन पॉलिटिकल पार्टीज़ है वो मानती है कि नहीं मानती है। फॉर एग्ज़ाम्पल 2014 में तकरीबन 10 साल बाद, दो इलेक्शंस के बाद कांग्रेस ने यहाँ पे इलेक्शन हारा, लेकिन उन्होंने इलेक्शन रिज़ल्ट को अच्छे से मान लिया। इसका मतलब ये है कि उनको भी पता है कि इलेक्शंस में यहाँ पे धांधली वगैरह नहीं होती है। तो अक्सर हम देखते हैं कि इंडिया में जो रूलिंग पार्टी या रूलिंग एमपीज़ या एमएलएज़ होते हैं वो कंटिन्यूसली इलेक्शंस हारते हैं। अगर इनक्यूबमेंट की बात करें, जो अमेरिका में होते हैं, जो अमेरिका में जो रिप्रेजेंटेटिव्स होते हैं वो अक्सर इलेक्शंस नहीं हारते हैं, लेकिन इंडिया में अक्सर एमएलएज़ और एमपीज़ इलेक्शंस हारते हैं। और इसके अलावा अगर हम बात करें, जो भी पार्टीज़ इलेक्शन हारती है वो उस रिज़ल्ट को, उस वर्डिक्ट को अच्छे से मानती है कि ये लोगों की राय है, इसलिए हमें इस रिज़ल्ट को मानना चाहिए। तो अगर हम देखें, कुछ लोग अपने पैसों वगैरह का इस्तेमाल करते हैं लेकिन फिर भी वो इलेक्शंस हारते हैं। तो यहाँ पे हमने देखा कि इंडिया में जो इलेक्शंस होते हैं, तो अगर हम देखें इलेक्शंस कंडक्ट करने वाली जो इंस्टीट्यूशन है वो भी काफ़ी ज़्यादा स्ट्रांग है, इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया। उसके बाद हमने डिस्कस किया यहाँ पे पॉपुलर पार्टिसिपेशन का, कि किस तरह से पार्टिसिपेट करते हैं लोग। तो हमने देखा कि जो वोटर टर्नओवर है वो दिन ब दिन बढ़ता जा रहा है इंडिया में। और उसके बाद हमने डिस्कस किया एक्सेप्टेंस ऑफ आउटकम ऑफ रिजल्ट्स। तो रिजल्ट्स का आउटकम भी पार्टीज़ अच्छे से मानती है। यहाँ पे अक्सर पॉलिटिकल पार्टीज़ वगैरह या कैंडिडेट्स इलेक्शंस हारते हैं। अब हमारे पास जो लास्ट टॉपिक है इस चैप्टर का है वो चैलेंजेस टू फ्री एंड फेयर इलेक्शंस। कुछ चैलेंजेस अभी भी है जो फ्री एंड फेयर इलेक्शंस करने से यहाँ पे एक रुकावट डालती है। कभी कभी जो कैंडिडेट्स, जो अमीर कैंडिडेट्स होते हैं, वो जब एक्सेसिव पैसों का इस्तेमाल करते हैं तो उससे नुकसान छोटी पॉलिटिकल पार्टीज़ को ज़्यादा होता है या इंडिपेंडेंट कैंडिडेट्स को ज़्यादा होता है। तो ये जो पैसे वाले कैंडिडेट्स होते हैं अक्सर ये इलेक्शंस जीतते नहीं हैं, लेकिन फिर भी जितने वोट्स वगैरह ये खरीदते हैं उससे नुकसान पहुंचता है छोटी पॉलिटिकल पार्टीज़ और इंडिपेंडेंट कैंडिडेट्स को। दूसरा, जो क्रिमिनल रिकॉर्ड्स वाले, जो बहुत सारे क्रिमिनल्स इलेक्शन में खड़े होते हैं, वो क्या करते हैं, वो दूसरे कैंडिडेट्स को, जो जेन्युइन कैंडिडेट्स है, जो अच्छे कैंडिडेट्स हैं, उनको डराते हैं कि अगर आप इलेक्शन में खड़े हुए तो हम आपको मरवाएंगे। तो इससे क्या होता है, जो अच्छे कैंडिडेट्स हैं वो इलेक्टोरल रेस से बाहर निकलते हैं। तो ये क्रिमिनल्स क्या करते हैं, यही फिर कल को एमपीज़ या एमएलएज बनते हैं। इसके अलावा नेपोटिज्म। नेपोटिज्म का मतलब अगर आपको मैं एग्जांपल दूं, इंडियन नेशनल कांग्रेस की बात करें तो वहाँ पे उस पार्टी में सबसे पहले जवाहरलाल नेहरू प्राइम मिनिस्टर बने, उसके बाद उनकी बेटी इंदिरा गांधी, उसके बाद उनका बेटा राजीव गांधी, उसके बाद अब सोनिया और राहुल गांधी उस पार्टी को आगे बढ़ा रहे हैं। इसी तरह से हमारे जम्मू कश्मीर में दो पॉलिटिकल पार्टीज़ है। नेशनल कॉन्फ्रेंस में जो फाउंडर था शेख मोहम्मद अब्दुल्ला, उसके बाद उनका बेटा उसका हेड बना फारूक अब्दुल्ला, उसके बाद उमर अब्दुल्ला। इसी तरह से पीडीपी में भी मुफ्ती मोहम्मद सईद एक फाउंडिंग मेंबर थे पीडीपी के, उसके बाद अब महबूब मुफ्ती। तो ये जो
पॉलिटिकल लीडर से ये क्या करते हैं, ये अक्सर टिकट्स वगैरह देती है अपने रिश्तेदारों को। तो इससे क्या होता है, पार्टी के विदिन भी डेमोक्रेसी को एक हद ख़त्म करते हैं। तो ये भी बहुत एक बड़ा हर्डल है फ्री एंड फेयर इलेक्शंस कराने में। तो स्मॉल पार्टीज़ जो होती है वो ज़्यादा हम कह सकते हैं लॉस यहाँ पे बर्दाश्त करते हैं बिग पार्टीज़ से। तो बिगर पार्टीज़ को पार्टी फंडिंग बहुत ज़्यादा मिलती है अमीर लोगों वगैरह से, लेकिन स्मॉल पार्टीज़ को उनके पास रिसोर्स की कमी होती है। तो जब भी वो इलेक्शन में पार्टिसिपेट करते हैं तो वो अक्सर उनको ज़्यादा नुकसान पहुँचता है। तो जितने भी हमने रीज़न्स वगैरह पढ़े, यहाँ पे बहुत सारे एक्टिविस्ट्स ऐसे भी हैं जिन्होंने रिफ़ॉर्म करने की मतलब यहाँ पे सजेशंस दी है कि पॉलिटिकल पार्टीज़ को रिफॉर्मेशन की ज़रूरत है, चेंज करने की ज़रूरत है, उनको अपनी आइडियोलॉजी चेंज करने की ज़रूरत है, ताकि यहाँ पे फ्री एंड फेयर तरीके से इलेक्शन ज़्यादा हो। तो उनमें से एक सजेशन मैं यहाँ पे डिस्कस करना चाहता हूँ। एक सजेशन ये है कि पार्टी के जो टॉप लीडर्स होते हैं जिनको कैबिनेट बोलते हैं, तो उन टॉप लीडर्स के लिए भी पार्टी के अंदर इलेक्शन होने चाहिए। इसके अलावा पार्टी का जो हेड होगा उसके लिए भी इलेक्शंस होने चाहिए विद इन द पार्टी। तब जाके वो पार्टी दूसरे लोगों तक भी डेमोक्रेटिक आइडियल्स पहुंचा सकते हैं और लोगों के हित में काम कर सकते हैं। अगर पार्टी के अंदर ही डेमोक्रेसी नहीं होगी तो वो दूसरों के बारे में क्या सोचेंगे। तो होप आपको ये चैप्टर अच्छे से समझ में आया होगा। अगर आपको कहीं पर भी कोई प्रॉब्लम हो तो आप अपने जो ग्रुप है आपका, उसमें अपनी क्वेरी वगैरह लिख सकते हैं और इंशाल्लाह हमें उम्मीद है कि आप अच्छे से मेहनत करेंगे और आपका जो एग्ज़ाम जल्दी होने वाला है तो उसमें आप अच्छी परसेंटेज वगैरह लाएंगे। सो स्टे सेफ, फ़ी अमान अल्लाह।